नमस्कार। निहारिका कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम वर्ब के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में भी हम वर्ब के ऊपर चर्चा करना जारी रखेंगे। कुछ बच्चों के हमारे संस्थान के ग्रुप में मैसेज प्राप्त हुए कि उनको पिछली क्लास में कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत थी, और मेरे ख्याल से आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आप में से भी एक दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफिस में ये कहा था कि आपको शायद पिछले टॉपिक में कुछ चीज़ें डाउटेबल रही। तो थोड़ा सा बता दूं। चलिए, आज हम पिछले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जो लोग आज पहली दफ़ा इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए तो टॉपिक नया ही है, तो वो तो इस टॉपिक को नए सिरे से पढ़ें, और जिन लोगों ने पिछली क्लास देख रखी है वो लोग मेरे साथ मिलकर रिवीजन करें। पिछली क्लास में हमने वर्ब के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की थी, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात की थी, और वो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने, और उनको वन बाय वन करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप सबसे पहले टॉपिक की बात करें या सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो हमने वर्ब के ऊपर बात की थी, तो यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। पिछला जो टॉपिक हमने वर्ब शुरू किया था, तो वर्ब में मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताई थी। सबसे महत्वपूर्ण एक मैंने आपको चीज बताई थी। क्या बताया था? मैंने कहा वर्ब जो है वास्तविक रूप से 2 कार्य करती है। कितने कार्य करती है? कितने कार्य करती है वर्ब? 2 कार्य करती है। वर्ब का पहला तो वही काम होता है जो हम सामान्यतः जानते हैं। हम कहते हैं कि वर्ब जो है वो किसका काम करती है? कार्य को बताने का काम करती है। किसी भी कार्य का होना ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, और किसी भी कार्य को इंग्लिश में एक्शन कहा जाता है। आमतौर पे आप लोगों में से भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे भी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको जो दिक्कत थी वो दिक्कत किस में थी? कि सर आपने जो वर्ब का दूसरा कार्य बताया, आपने कहा वर्ब किसका काम करती है? स्टेट का काम करती है। ये क्या होता है? स्टेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर बताना चाहूं तो एक्शन और स्टेट में क्या फर्क है, तो आप यूं समझें। एक मैंने वाक्य बोला, एक मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इसमें बताइए क्रिया हो रही है या नहीं? इसमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा? इसमें कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? मैं जा रहा हूं, इसमें जाने का कार्य हो रहा है। और एक मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। बैठना वर्ब नहीं है क्या? बैठना अपने आप में क्रिया है, जाना भी अपने आप में क्रिया है, लेकिन मैं जा रहा हूं इस वाक्य में क्रिया कार्य को बता रही है, लेकिन मैं बैठा हूं इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा, जब कोई कार्य नहीं हो रहा होता, ऐसे वाक्यों में जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। क्लियर है ना? और जब हमें वाक्य को पढ़कर लगे कि कोई कार्य हो रहा है, तब हम वर्ब को क्या मानते हैं? एक्शन मानते हैं। एकदम सिंपल भाषा में वर्ब का स्टेट क्या होता है, वर्ब का एक्शन क्या होता है, समझ पाए आप लोग? स्टेट का मतलब क्या होगा? कोई कार्य नहीं हो रहा, क्रिया तो होगी वाक्य में, लेकिन कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आएगा। एक्शन का मतलब क्रिया होगी और कार्य होता हुआ नजर आएगा। यहां तक की बात क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जो थी वो स्टेट में दिक्कत थी कि सर स्टेट क्या होता है ना? स्टेट समझ पा रहे हैं आप? स्टेट का मतलब है वर्ब तो होगी, क्रिया तो होगी, लेकिन कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आएगा। वहां जब क्रिया काम करेगी, वहां जो एक्शन जो क्रिया वर्क जो कर रही होगी, वो कौन सा वर्क कर रही होगी? स्टेट का वर्क कर रही होगी। और अगर कोई कार्य होता हुआ नजर आए तो वहां किसका कार्य कर रही होगी? एक्शन का कार्य कर रही होगी। क्लियर है ना? मोटा मोटी तौर पे हमने पिछली क्लास में 5 टॉपिक्स, 5 मुख्य बिंदुओं पे बात की थी। कितने पॉइंट्स पे? 5 पॉइंट्स पे बात की थी। पांचों पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे, है ना? और फिर मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं ताकि हम टॉपिक में आगे भी बढ़े। क्लियर है? चलिए ध्यान दें। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला हमने ये समझा था, थोड़ा आप देख सकते हैं, इसको ढंग से आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं साथ साथ आप देखते रहिएगा ऊपर, है ना, जो भी लिखा हुआ है। सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ वर्ब। वर्ब 2 काम करती है, अभी मैंने बताया। एक तो क्या? स्टेट। क्या?
स्टेट, स्टेट क्या होता है देखो यहां लिखा हुआ है। साधारण शब्दों में अगर स्टेट को मैं कहूं, साधारण शब्दों में स्टेट का जो अर्थ है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के बारे में जानकारी देना। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रयोग तो किया जाएगा लेकिन कोई कार्य नहीं होगा, वहां वर्ब या क्रिया केवल और केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी देगी। देखिए जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दें, ये वाक्य लिखा दिख रहा है आपको, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखें, आप इस वाक्य को पढ़ के बताएं, क्या आपको इस वाक्य में कोई भी कार्य होता नजर आ रहा है? नहीं, इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन यहां वर्ब तो है। वर्ब कौन सी है? इज, इसमें वर्ब है, तो यहां इज किसका काम कर रही है? स्टेट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? स्टेट का, यानी किसी भी कार्य को होते हुए नहीं दिखा रही। क्लियर है? नीचे लिखा भी हुआ आप पढ़ सकते हैं। देखो इस वाक्य में इज किसी एक्शन को, एक्शन का मतलब कार्य को नहीं बता रहा, बल्कि जयपुर के बारे में जानकारी दे रहा है। वर्ब है, कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा, केवल और केवल किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? जयपुर के बारे में और कैपिटल के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ ये इज किसका काम कर रही है? स्टेट का काम कर रही है, एक्शन का काम नहीं कर रही। क्लियर है? आगे वाले पेज पे देखें, देखिए एक एग्जांपल और लिखा हुआ आपके सामने, ऊपर देखें आप बोर्ड के बिल्कुल लिखा हुआ, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इस वाक्य को जरा पढ़ के देखें, क्या इस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है? जब इस वाक्य में आप देखेंगे तो आपको कोई कार्य नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ वर्ब तो है। यहां भी वर्ब कौन सी है? यहां भी वर्ब कौन सी है? इज है। इज वर्ब है, ये कोई कार्य के बारे में नहीं बता रही, बल्कि जानकारी दे रही है। किसके बारे में? शी के बारे में। वह इंटेलिजेंट है। क्लियर है? इस वाक्य में भी वर्ब इज एक्शन का काम नहीं कर रही, किसका काम कर रही है? स्टेट का काम कर रही है। स्टेट का मतलब होता है जब वर्ब तो हो लेकिन वो किसी कार्य का होना ना दिखाए। क्लियर है? आगे वाला वाक्य पढ़ें आप, आई नो हिम। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। आपको पता है जानना एक वर्ब है, जानना वर्ब है या नहीं है? इस वाक्य में पढ़ के देखें, क्या जानना आपको किसी भी कार्य को होने का संकेत दे रहा है क्या? यहां कोई कार्य हो रहा है क्या? आई नो हिम, यहां कोई कार्य नहीं हो रहा। यहां नो मेन वर्ब भी है, लेकिन यहां कोई कार्य नहीं हो रहा। यहां नो किसका काम कर रहा है? स्टेट का काम कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। इस एग्जाम्पल के नीचे भी लिखा हुआ है, देखें आप, यहां इज केवल जानकारी दे रहा है, ना कोई एक्शन, है ना? यहां भी लिखा हुआ है। इस वाक्य में नो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, फिर भी यह एक्शन को शो नहीं कर रहा, केवल और केवल किसको बता रहा है? स्टेट को बता रहा है। क्लियर है ना? आगे वाला एग्जाम्पल देखें जरा आप। आगे जो एग्जाम्पल लिखा, आई थिंक यू आर राइट। मुझे लग रहा है आप सही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सही हैं। आप मुझे यहां बताएं, क्या इस वाक्य में थिंक वर्ब नहीं है? इस वाक्य में थिंक वर्ब है। आप सभी को पता है थिंक होता है सोचना, और सोचने का कार्य करना, यानी एक वर्ब है। इस वाक्य में थिंक किसका काम कर रहा है? क्या इस वाक्य में थिंक किसी कार्य का होना बता रहा है? नहीं, इस वाक्य में थिंक किसी भी कार्य का होना नहीं बता रहा। यहां थिंक वर्ब होने के बावजूद भी किसका काम कर रहा है? स्टेट का काम कर रहा है। क्लियर है? ये नीचे लिखा भी हुआ है। इस वाक्य में भी थिंक मेन वर्ब तो है, परंतु कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, परंतु कोई एक्शन शो नहीं कर रहा। क्लियर है? आगे चलें, कुछ एग्जांपल और देखें आप। यहां देखें, निष्कर्ष देखें आप। निष्कर्ष क्या है इसमें? निष्कर्ष है वर्ब हमेशा कार्य के बारे में ही बताए ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ब कई बार स्टेट दिखाने का काम भी करता है। यहां तक आप सभी लोग समझ पाए? स्टेट में और एक्शन में क्या फर्क होता है, आप समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है? स्टेट का मतलब क्या है? क्रिया तो होगी लेकिन कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस वाक्य में स्टेट कहेंगे। और एक्शन का मतलब कोई कार्य होता हुआ साफ साफ नजर आएगा। ऐसे वाक्यों में वहां वर्ब किसका काम करेगी?
एक्शन का काम करेगी। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा हम एक्शन के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्शन। एक्शन क्या क्या होता है? किसी भी कार्य को करने, किसी भी कार्य के होने की प्रक्रिया के बारे में बताना। किसी भी कार्य के होने की प्रक्रिया को बताना ही, किसी भी कार्य के होने की प्रक्रिया को बताना ही क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। आप दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देखें जरा। आई एम टीचिंग यू, यह टीचिंग किसका काम कर रहा है? आई एम टीचिंग यू। देखें जरा एग्जांपल साहब, यहां टीचिंग किसका काम कर रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। यहां टीचिंग वर्ब का काम कर रहा है, और यहां हमें कार्य होता हुआ नजर आ रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो यहां किसका काम कर रहा है? टीचिंग एक्शन का काम कर रहा है, यहां स्टेट नहीं है। आगे वाला वाक्य पढ़ें। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहां कौन सी क्रिया है? प्लेइंग। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है। खेलना साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ खेलने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ किसका काम कर रहा है? ये स्टेट का काम नहीं कर रहा, यहाँ वर्ब एक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है? इस वाक्य नीचे एग्जाम्पल के नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ें। इन दोनों वाक्यों में ही टीचिंग व प्लेइंग किसका कार्य कर रहे हैं? एक्शन का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे आप ये बताएं कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक एक्शन में और वर्ब में, सॉरी, एक एक्शन में और एक स्टेट में क्या अंतर होता है, तो आप बता पाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी, पहला जो हमने बिंदु पढ़ा वो अंतर पढ़ा एक्शन में और स्टेट में क्या अंतर होता है। दूसरा हमने पिछली क्लास में जो बिंदु पढ़ा था या पॉइंट जो पढ़ा था वो ये था कि अगर मान लीजिए, पहले आप यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखा, कोई भी शब्द लिख दिया, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा गो। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या गो एक क्रिया है, तो सामान्य सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप जितने भी लोग सामने बैठे हैं, आपसे पूछूं कि गो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है? अब नॉर्मल सी बात, आपका जवाब क्या होगा? गो एक क्रिया है। क्यों? आप कहेंगे सर गो इसलिए क्रिया है कि गो का मतलब जाना होता है, और जाना एक कार्य का नाम है, और कार्य हमेशा क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट हमारा इसी से संबंधित है। दूसरा बिंदु कहता है कि यदि आपको कहीं गो लिखा हुआ दिख गया तो आपने तुरंत जज कर लिया, तुरंत आपने बता दिया गो क्या है? क्रिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गो क्रिया ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि गो क्रिया ना हो, गो संज्ञा भी हो सकती है, गो संज्ञा भी हो सकती है, गो किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, गो किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में गो को कैसे व्यवहार करवाया गया है, कैसे गो के साथ बिहेव किया गया है। यही लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। कार्य होने का अर्थ देने वाले शब्द, कार्य होने का अर्थ देने का मतलब है कि किसी भी कार्य का नाम, किसी भी कार्य का नाम, कार्य होने का अर्थ देने वाले शब्दों यानी वर्ब, हम तब तक वर्ब नहीं बोल सकते, यानी जिन शब्दों को हम कार्य कहते हैं वो तब तक वर्ब नहीं कहलाते जब तक उनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि सिंग, एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने देखें आप, सिंग, सिंग क्या होता है? गाना, गाना। सिंग क्या है? तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि सिंग एक वर्ब है, क्योंकि सिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना ही तो होता है। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना। तो सिंग क्या होगी? वर्ब होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिंग प्रत्येक वाक्य में, हर एक वाक्य में किसका काम करे? वर्ब का ही कार्य करे। सिंग वर्ब के अलावा भी कार्य कर सकती है। कैसे सिंग अलग अलग फॉर्म्स में, कैसे सिंग अलग अलग रूप में कार्य कर सकता है, उसको समझने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जरा, सिंगिंग इज माई हॉबी। देखिए सिंगिंग, ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ये सिंगिंग कौन से शब्द से बना हुआ है? सिंग से बना हुआ है या नहीं बना हुआ? अपने आप में सिंग शब्द ही है। इस वाक्य को पढ़ के मुझे बताएं कि क्या यहां पे सिंग वर्ब का काम कर रहा है? आप जब इस वाक्य को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सिंग यहां वर्ब का काम नहीं कर रहा, सिंग इस वाक्य के किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना? तो लिखा भी इस वाक्य में सिंगिंग नाउन, नाउन यानी किसका? इस वाक्य के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अभी आपने 2 मिनट पहले क्या कहा था? वो एक वर्ब है, सिंग एक वर्ब है। लेकिन इस वाक्य में हमने जैसे सिंग को प्रयोग किया तो हमें नजर आया कि सिंगिंग यहाँ पे वर्ब
नहीं है। सिंगिंग किसका काम कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। आगे वाला एग्जांपल देखें आप, जैसे मैंने आगे वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाने जा रहा हूं। इस वाक्य को आप देखकर बताएं, क्या इस वाक्य में ये टू सिंग जो है वो वर्ब का काम कर रहा है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें कि हाँ सर, यहाँ पे सिंग किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ सिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। यहाँ इस गोइंग के ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? गोइंग के ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? सिंग कर रहा है। वास्तविक रूप से मेन वर्ब तो कौन सी है? गोइंग है। इस गोइंग के ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा शब्द काम कर रहा है? सिंग। यानी कहीं ना कहीं सिंग यहां भी किसका काम कर रहा है? यहां भी सिंग किसका काम कर रहा है? नाउन का ही काम कर रहा है। क्लियर है? आगे वाला एग्जांपल में देखें, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस वाक्य को देखें जरा, इस वाक्य में वर्ब कौन सी है? सिंगिंग। एक्जैक्टली यहीं पे इस वाक्य में सिंगिंग किसका काम कर रहा है? वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले दोनों वाक्यों में सिंगिंग शब्द या सिंग शब्द किसका काम नहीं कर रहा था? वर्ब का काम नहीं कर रहा था। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 हमारा यही था और निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। कोई शब्द वर्ब है या नहीं, ऐसा निश्चित तौर पे तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उस शब्द का प्रयोग सेंटेंस में ना किया जाए। क्लियर है? किसी भी शब्द को सेंटेंस में प्रयोग के आधार पे ही हम बता सकते हैं कि वो वर्ब का काम कर रहा है या किसी और नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्लियर है? प्रोनाउन का काम तो खैर वर्ब कभी नहीं करता, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में वर्ब नाउन का काम करता है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलिए, तीसरा पॉइंट हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो ट्रांजिटिव को हम कहते हैं सकर्मक। कौन सी? सकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। और मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट क्यों लेती हैं। क्यों लेती हैं, क्या बताया था मैंने? बताएं जरा आप लोग। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि ट्रांजिटिव जो है वो ट्रांजिट शब्द से बना हुआ है। और ट्रांजिटिव शब्द का मतलब ही होता है, ट्रांजिट शब्द का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो अपने एक्शन को दूसरे आगे वाले ऑब्जेक्ट तक क्या करते हैं? ट्रांसफर करती हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो अपने एक्शन को क्या नहीं कर पाएंगे? ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी। और ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन यदि ट्रांसफर नहीं होगा तो वाक्य पूरा मीनिंग नहीं देगा। इसी बात को लिखा हुआ है, देखें जरा आप, पढ़े। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करती हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? इस वाक्य को ढंग से, इस चीज को ढंग से समझने के लिए इस एग्जांपल को आप देखें जरा। पाकिस्तान डिफीटेड, पाकिस्तान डिफीटेड, पाकिस्तान ने हराया। एशिया कप में हराया, अबू धाबी में हराया। देखें आप, एशिया कप में हराया, अबू धाबी में हराया, 15 अगस्त को हराया, 6 विकेट से हराया। क्या आपको लगता है कि ये सारे शब्द इस डिफीटेड के मीनिंग को पूरा कर रहे हैं? पाकिस्तान ने हराया एशिया में, है ना, सॉरी एशिया कप में, अबू धाबी में, है ना, 15 अगस्त को 6 विकेट से। आप देखेंगे कि सर नहीं, अभी भी इसका मीनिंग पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिफीटेड कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ये अपना मीनिंग पूरा नहीं करेगी। क्लियर है ना? मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं और एक शब्द जोड़ते ही आप दोबारा इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य कंप्लीट है। देखें, जैसे मैंने जोड़ा, पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया। यहां ब्लैंक में मैं लिख देता हूं पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया। पाकिस्तान ने किसको हराया? अब इस वाक्य को पढ़ें, पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन एशिया कप। पाकिस्तान ने भारत को हराया, एशिया कप में हराया, अबू धाबी में हराया, 15 अगस्त को हराया और 6 विकेट से हराया। क्लियर है ना? यानी ये कौन सी वर्ब थी? ट्रांजिटिव वर्ब थी। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं वो वाक्य सही नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। इसी बात को मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? इस वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कहने का मतलब यह है कि ये इन प्रीपोजिशन है और इनके तुरंत बाद इनका प्रीपोजिशन, सॉरी इनका ऑब्जेक्ट कौन सा है? एशिया कप। यहाँ भी इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? अबू धाबी। यहाँ भी ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन का ऑब्जेक्ट कौन है?
15 अगस्त। यहां भी वाई प्रीपोजिशन है, वाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? 6 विकेट्स, है ना? यही लिखा हुआ है इस वाक्य में। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में एशिया कप, कॉमा अबू धाबी, कॉमा 15 अगस्त, कॉमा 6 विकेट्स जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, फिर भी वाक्य का मीनिंग ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब डिफीट को किसकी आवश्यकता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर हुई। पहली चीज स्टेट और एक्शन के बारे में क्लियर की, दूसरी हमने ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? ट्रांजिटिव के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इंट्रांजिटिव के बारे में। ध्यान से सुने सुनिए। पॉइंट नंबर 4, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, क्योंकि यह अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं करता। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए आप। ही सेट, वह बैठ गया। अब आपको क्या लगता है कि वह बैठ गया, इसके साथ कुछ जोड़ना जरूरी है क्या? आपको ही सेट, वह बैठ गया, इस वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ जोड़ना आवश्यक है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो पूरा है ना। मैंने एक शब्द और लिखा, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, बर्ड्स फ्लाई। क्या लिखा? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। बताएं, इसके आगे कुछ लिखना जरूरी है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, ये पूरा है। ये पूरा इसलिए है क्योंकि ये जो सेट है और ये जो फ्लाई है, ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? आगे देखें एग्जांपल, दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वाक्य इनकम्प्लीट है, अधूरा है? जी नहीं, आप कहेंगे सर पूरा है ना। वो डांस कर रहे हैं, इसमें भी बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य क्या हो गया? पूरा हो गया, क्योंकि यहां इन तीनों वाक्यों में जो डांसिंग शब्द है, कौन सा शब्द? ये इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर है ना? यहां भी ये सेट जो वर्ब है किसकी तरह काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। और फ्लाई भी कैसे काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। फिर मैंने एक आपसे प्रश्न कहा था या प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि क्या हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते? क्या हम इंट्रांजिटिव के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते? पिछली क्लास में भी एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया था कि सर आपने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो क्या हम किसी भी स्थिति में इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते? मैंने कहा था ऐसा नहीं है, आप इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। देखें आगे वाले एग्जांपल को, देखें आप। ये सेम शब्द है, ये सेम वाक्य लिखा हुआ है, ही सेट लिखा हुआ है। यहां मैंने क्या लगाया? आगे लिखा कुछ, द वॉल, इसमें ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर ये भी इंट्रांजिटिव था, ये भी कौन सा होगा? इंट्रांजिटिव। यहां मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्लियर है ना? यहां देखें, दे आर डांसिंग, ऊपर वाला सेम वाक्य है, यहां मैंने क्या लगा दिया? ऑन द फ्लोर। क्लियर है ना? अब यहां भी मैंने क्या लगाया है? ऑब्जेक्ट लगाया है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो फिर यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे हुआ? ध्यान रखें, मैंने कहा है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या नहीं आता? कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में आपको प्रीपोजिशन निश्चित रूप से मिलेगी। जैसे यहां पे कौन सी प्रीपोजिशन है? ऑन। यहां पे कौन सी प्रीपोजिशन है? ऑन। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कहने का मतलब यह है, यदि किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगा दी गई हो, तो इसका मतलब वो वर्ब कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। और वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क समझ आ गया? स्टेट और एक्शन में फर्क समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। मैंने कहा था वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। सॉरी, वर्ब दो चीजों को बताती है। एक इसको स्टेट को, स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब ऐसी चीज जो कार्य को ना दिखाए, केवल कुछ जानकारी दे, उसे हम स्टेट कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें स्टेट की तो लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन दैट समथिंग एंड समवन इज इन एट स्पेसिफिक टाइम। किसी भी निश्चित समय पे कोई वस्तु या व्यक्ति किस स्थिति में है, वो हम उसे क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। क्लियर है ना? ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये तो लिखने के लिए है। स्टेट हम सिंपल भाषा में समझ चुके हैं क्या होता है ना। आगे देखें आप, एक्शन क्या होता है? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। कोई भी कार्य क्या कहलाता है?
एक्शन। यदि याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का जो प्रोसेस है वही क्या होता है, एक्शन होता है ना। लिखना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हमने एक्शन और स्टेट दोनों को ही बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ लिया। समझा या नहीं समझा है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ स्टेट का काम कर रहा है, कहाँ कहाँ एक्शन का काम कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एम किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है। इज किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है। यहाँ भी इज किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है। यहाँ थिंक मेन वर्ब होने के बावजूद भी किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है ना। यहाँ नो मेन वर्ब होने के बावजूद भी किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है। क्लियर है ना। अब आगे वाले वाक्य में देखें, यहाँ सीम मेन वर्ब होने के बावजूद भी किसका काम कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है। ये बहुत डिटेल में हम आपको बता चुका हूँ, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद से सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ टू सिंग है, हालांकि सिंग वर्ब होता है लेकिन यहाँ सिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है ना। यहाँ जो जो सिंगिंग लिखा हुआ है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। क्लियर है ना। यहाँ भी जो सिंगिंग है किसका काम कर रहा है, यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का। ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग एक बार फिर से दोबारा किसी भी डाउट पे दोबारा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिर मैंने कहा था जनरली वर्ब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक वर्ब कौन सा होता है, एक तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कौन सा होता है, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करेंगे तो मैंने मोटा मोटी तौर पे आपसे कहा था कि ऑक्सिलरी का मतलब भी है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। यानी किसी भी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। क्लियर है ना। सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी, है ना। दूसरी कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। यहां दूसरा जो मेन वर्ब होता है दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके ऊपर हम अभी कुछ समय पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ हमेशा क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, ये बढ़ाया हमने। और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ये भी पढ़ा है तो हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको वो बताया है, मैंने आप कुछ समय पहले बताया था, ट्रांजिट शब्द से बना हुआ है। कौन सा शब्द, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है टू कैरी और पीपल और थिंग्स, चीजों को और वस्तुओं को दूसरे स्थान पे ले जाने वाला। यही कारण है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग, अपना एक्शन दूसरे पे ले जाती है। किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमें आज की क्लास में जो चर्चा करनी है वो किसके ऊपर चर्चा करनी है, ऑक्सिलरी पे। किस पे, ऑक्सिलरी पे। ऑक्सिलरी दो प्रकार की होती है, मॉडल और प्राइमरी। ऑक्सिलरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मॉडल ऑक्सिलरी व प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब क्या है, सीधा सीधा प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, क्या होता है। और ऑक्सिलरी का मैंने आपको मतलब बताया ही है। ऑक्सिलरी का मतलब ऊपर लिखा कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। यानी मुख्य रूप से सहायक क्रियाओं का काम करने वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, मुख्य रूप से सहायक क्रियाओं का काम करने वाले वर्ब्स कौन से कहलाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, है कि नहीं। और नॉर्मली सहायक क्रिया का काम करने वाले मॉडल ऑक्सिलरी। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को। स्नैपशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे देखें भाई, अब हम बात क्या करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी में और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या फर्क है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी व प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या फर्क है, ध्यान दें, सुने। एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पे मॉडल्स, एक तरफ मैं यहां लिख रहा हूं मॉडल्स। दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है, हाँ जी ठीक है। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी AUX शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरी लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए ध्यान दें, प्राइमरी ऑक्सिलरी में और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या फर्क होता है। वास्तविक रूप से मॉडल तो कौन कौन से होते हैं अभी हमने पढ़ा है ना,
पिछले जो स्लाइड है उसमें पढ़ा था, मॉडल शैल होता है, शुड होता है, कैन होता है, कुड होता है ना, विल होता है, वुड होता है, मे होता है, माइट, ऑथ, नीड, डेयर और यूज। ये सारे के सारे क्या है, टोटल के टोटल क्या है, टोटल के टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज है ना। और प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से होते हैं, डू, बी और हैव। ठीक है, चलिए वापस आइए उसी पेज पे। मॉडल जो होते हैं ना, ये तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक रूप से मॉडल मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मूड जानते हैं ना आप, मूड मतलब हमारी मनोवृत्ति, मनोदशा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल का क्या क्या यूज हो सकता है वो डिटेल में हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल्स का। एक बार मैं आपको यहां केवल इतना बता रहा हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या अंतर है ना। मुख्य अंतर ये है मॉडल ऑक्सिलरी में, पहला अंतर तो ये है कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी मूड को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या है, ये जो मॉडल है ना, ये हमेशा केवल एक ही काम करते हैं, हमेशा एक ही कार्य करते हैं भाई। कौन सा कार्य, हमेशा केवल एक ही कार्य करते हैं, और वो एक ही कार्य कौन सा भाई, हेल्पिंग वर्ब का कार्य। कौन सा कार्य, हेल्पिंग वर्ब का कार्य। यानी किसी भी स्थिति में कोई भी मॉडल कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकती। क्लियर है ना। लेकिन ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये दो काम करती हैं। कितने काम करती हैं, दो। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं, एचवी समझ जाओगे, हेल्पिंग वर्ब। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी किसका काम करती हैं, मेन वर्ब का कार्य भी करते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलता रहूं। चलिए हम देखें। देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ना, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसे हम कहते हैं बी। क्या कहते हैं, बी। वास्तविक रूप से बी अलग अलग फॉर्म्स में बटा हुआ है। अगर आप कहीं भी बी को फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करना चाहें ना, बी को कहीं भी फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करना चाहें इस बी वर्ब को, तो हम या तो यूज करेंगे इज, या यूज करेंगे एम, या यूज करेंगे आर। इज एम आर का यूज कहां कहां होता है ये तो आपको पता ही होगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज आएगा, अगर बहुवचन है तो आर आएगा, अगर आई है तो एम आएगा। ये कौन से फॉर्म में प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होता है। क्लियर है ना। अगर सेकंड फॉर्म में आपको प्रयोग करना पड़े इसका, तो यहां होता है वाज और वर। क्या होता है, बी की फॉर्म्स हैं कौन कौन सी, वाज और वर। ये कौन सी फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाती है, सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाती है। कोई दिक्कत। अगर आप इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी को यानी बी को थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग करना चाहे ना, कौन सी फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करना चाहे, तो आपको प्रयोग करना होगा बी डबल ई एन, यानी कौन सा, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बी की जो फॉर्म प्रयोग की जाती है वो कौन सी प्रयोग की जाती है, बीन प्रयोग की जाती है। यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई। वास्तविक रूप से मॉडल ऑक्सिलरी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं उसकी तीन प्रमुख मुख्य रूप से वर्ब्स हैं। पहली कौन सी, बी। बी तीन फॉर्म में काम करता है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन। क्लियर है ना। चलिए देखिए सेकंड जो है आपका वो है भाई डू। कौन सा है, डू। डू भी तीन ही वर्ब्स में काम करता है ना। देखिए अगर डू का आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़े तो होगा डू और डज। कौन सा होगा, डू और डज। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाता है ना। हाँ जी, डू और डज। क्या, डू और डज को कैसे यूज करोगे अभी मैं बताऊंगा, 2 मिनट बाद बताने वाला हो ना। एक बार केवल और केवल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं ना बी का, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए थर्ड फॉर्म जो सेकंड फॉर्म जो होती है वो होता है जी डिड। कौन सा होता है, डिड। ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। क्लियर है ना। और थर्ड फॉर्म के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, डन। कौन सा प्रयोग किया जाता है, डन। यहां तक की कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत। और तीसरी जो फॉर्म होती है इसकी वो कौन सी होती है, हैव। वेरी गुड, कुछ लोग पीछे से बोले हैव, बहुत अच्छी बात है। चलिए हैव।
हैव की भी वो सेम ही कितनी फॉर्म्स होंगी? 3 फॉर्म्स होंगी। पहली फॉर्म कौन सी होगी भाई? हैज या हैव। पहली फॉर्म्स कौन सी है इसकी? पहली फॉर्म कौन सी है? हैज या हैव। क्लियर है ना? दूसरी फॉर्म है हैड। दूसरी फॉर्म कौन सी है? हैड। याद रख लेंगे। और तीसरी फॉर्म सेम ही होती है भाई, हैड। तीसरी फॉर्म, हाँ जी, तीसरी फॉर्म सेम ही होती है। कौन सी होती है? हैड होती है। नहीं, इनकी फोर्थ और फिफ्थ नहीं होती। ठीक है ना? वास्तविक रूप से फोर्थ जो आप फॉर्म बोल रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म बोल रहे हैं। हाँ, फोर्थ फॉर्म वास्तविक रूप से कोई फॉर्म नहीं होता है ना। फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ये हिस्सा है एक वर्ब का। आगे वाला हम स्टेप पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। वहां मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरेंड, टू इन्फिनिटिव उनके बारे में बहुत डिटेल में बता दूंगा। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर हुई? हमने क्या पढ़ा? वास्तविक रूप से मैंने आपको बताया कि जो वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, मॉडल वर्ब और, हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब मॉडल सहायक, है ना, और प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब मुख्य सहायक, है ना। और हमने फिर समझा कि मॉडल ऑक्सिलरी केवल और केवल एक ही काम करते हैं, किसका? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं। ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती। और प्राइमरी ऑक्सिलरी 2 काम करती हैं। ये किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं। क्लियर है ना? मुख्य रूप से जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। एक होता है बी, एक होता है डू, एक होता है। बी की मुख्य रूप से जो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन। याद रखना, कभी कभी बी की आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है एक शब्द जिसे हम बीइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बीइंग कहते हैं। क्लियर है ना? ये बी की आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर है? और डू की भी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म डू और डज, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। हैव की भी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। क्लियर है? अभी आते हैं हम आपके उस जवाब पे या आपके उस सवाल पे जो आपने पूछा कि सर कहाँ हम डू यूज करेंगे, कैसे डू का यूज होगा, कैसे बी का यूज होगा। सुने, देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मॉडल का एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करेंगे। देखो, एक बात सुने, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आए, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलो चेंज कर लेते हैं। रेड दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा, लिखने पे दिखेगा। चलो हम देखो आगे देखते हैं। सुने, मैंने कहा आई कैन, आई कैन टीच यू। दिखाई दे रहा है सभी को? आई कैन टीच यू। एक मैंने लिखा आई टीच यू, सॉरी पहले ये वाला एग्जांपल लिखे। आई कैन यू, आई कैन यू। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। ये मिटा दूं? यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं ना? ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा। पहला एग्जांपल हमने ये लिखा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने ये वाला लिखा है। तीसरा एग्जांपल लिखा आई एम टीचिंग यू। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखा मैंने आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। कोई दिक्कत? देखिए पहला एग्जांपल देखें आप, आई कैन टीच यू, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। ठीक है, यहां देखें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब कौन सी है भाई?
मेन वर्ब है टीच। ऑब्वियसली बात है, टीच अगर मेन वर्ब है तो कैन कौन सी वर्ब होगी? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? एक बार इस वाक्य को छोड़े, ऊपर वाले वाक्य पे आए। आई एम टीचिंग यू, यहां मेन वर्ब कौन सी है? आप कहेंगे सर मेन वर्ब कौन सी है? टीचिंग। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? एम। आप नीचे वाला वाक्य पढ़ें, आई एम ए टीचर, इसमें कौन सी वर्ब नहीं है? आप कहेंगे सर इसमें मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब नहीं है तो एक ही वर्ब है, कौन सी? एम। अगर बाकी वर्ब नहीं है तो एम किसका काम करेगी? मेन वर्ब का। ये वाक्य ठीक है? ये वाक्य ठीक है, गलत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैंने क्या किया, यहां सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखी, वर्ब रखा, ऑब्जेक्ट रखा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको रखा? मॉडल को, है ना? हाँ, कैन को रखा है, बिल्कुल कैन को रखा, और कैन क्या है? एक मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी मैंने सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा, मेन वर्ब रखा, ऑब्जेक्ट रखा। यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको रखा? बी की फॉर्म को। कौन सी को? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। बी प्राइमरी ऑक्सिलरी है या नहीं? कोई दिक्कत? अब आगे वाला आप वाक्य देखेंगे कि यहां मैंने मेन वर्ब हटाया, और मेन वर्ब हटाते ही ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है एम, इसने खुद ने क्या करना शुरू कर दिया? मेन वर्ब का काम शुरू कर दिया। कर दिया या नहीं शुरू किया? कोई दिक्कत? लेकिन आप अगर इस वाक्य को देखेंगे, यहां मैंने जैसे ही मेन वर्ब हटाया, लेकिन यहां मैंने टीचिंग हटाया था, एम क्या बन गया? मेन वर्ब। यहां भी मैंने टीचिंग हटाया, क्या आपको लगता है कि कैन मेन वर्ब का काम करेगा? आई कैन यू? नहीं, कैन मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो मॉडल वर्ब होते हैं, कौन से वर्ब? जो मॉडल्स होते हैं वो किसका काम नहीं करते? मेन वर्ब का कार्य कभी नहीं करते। वो हमेशा एक ही वर्ब का काम करते हैं। कौन से वर्ब का काम करते हैं? मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई। लेकिन हमने समझा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी यहां किसका काम कर रही है? यहां किसका काम कर रही है? बी। एम किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां किसका काम कर रहा है? ये मेन वर्ब का। प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब का कार्य भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आज इतना काफी है और पढ़े? अच्छा, लगभग पौने घंटे क्लास हो गई। आज इतना बहुत है। चलिए, यहां तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस क्लास में क्या क्या बताया? सबसे पहले स्टेट और एक्शन के बारे में, उनमें क्या अंतर होता है ये बता दिया। फिर उसके बाद में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है बता दिया। फिर हमने बात करनी शुरू कर दी किसके ऊपर? मॉडल्स पे, है ना? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में फर्क क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो अलग अलग होती हैं, बी, हैव और डू, है ना? इसकी तीन तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और मॉडल जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में नहीं होते, बल्कि पूरे अलग अलग होते हैं। शैल अलग होता है, शुड अलग होता है, विल अलग होता है, वुड अलग होता है, कैन अलग होता है, कुड अलग होता है। इसके बारे में हम मॉडल का अलग से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाँ, जितने भी होते हैं एक एक करके हम मॉडल पढ़ लेंगे, है ना? ऑलमोस्ट 11 या 12, 13, ऑलमोस्ट 13, है ना? आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। गिन लें। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मॉडल हैं ना? शेल, शुड, कैन, कुड कितने हुए देखें, काउंट कर लें। 12 हो गए क्या? ये कितने हुए? ये कितने हुए? 12 हो गया क्या? हाँ, बस इतने होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आधा अगर गलती से छूट गया हो तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ज़्यादा कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन मतलब हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, मॉडल्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स में आमतौर पे मॉडल से क्वेश्चन आता है ना? मॉडल अलग से हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको क्लासेस में चीज़ें बेहतर लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना संभव हो सकता है आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।